हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा मैंने बोला था कल हम लोग अपना न्यू चैप्टर जबरदस्त जोश जबरदस्त वेव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टू डायमेंशन मोशन, जो कि अपने में बेहतरीन चैप्टर माना जाता है काइनेमेटिक्स का। अगर इससे आपका वेटेज देखा जाए आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड में, तो कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन इससे आपके आते हैं। बिल्कुल इससे आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपके 2D मोशन में हम लोग दो चैप्टर को डिस्कस करेंगे, एक आपका सर्कुलर मोशन और एक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सबसे पहले सबसे स्टूडेंट पहले जय हिंद का कमेंट कर दे और हाई जोश के पर कमेंट कर दे कि हम लोग सर रेडी हैं चैप्टर को जबरदस्त लेवल से फोड़ने के लिए। बेहतरीन लेवल से हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं टू डायमेंशन मोशन, जिसमें आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले एग्जाम के रिलेटेड या जो भी हमारे पढ़ाई मटेरियल हो रहा है, स्टडी मटेरियल, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, और पुराने वीडियोज आपको देखना है यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D मोशन, तो प्लेलिस्ट में है मेरे भाई, आप जाके देखो। किसी तरह का क्वेरी है तो पूछिए, और आगे भी एग्जाम टाइम में रिवीजन में कराऊंगा तो उस समय भी आपका सारा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्द ही हमारे चैनल पर होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं 2D मोशन। तो एक बार सारे बच्चे आप लोग यस का कमेंट कर दे और स्टूडेंट्स को बुला लीजिए कि हम लोग जबरदस्त लेवल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं संतोष सर से, बेहतरीन लेवल से। ठीक है, टू डायमेंशन मोशन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस ये चैप्टर है, आगे के चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये फिजिक्स का ये भी बेस मानता है, फिजिक्स का हर चैप्टर अपने में ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए क्लियर है कि नहीं, एवरीथिंग सब साउंड वाउंड सब क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू डायमेंशन मोशन। जैसे कि हमने पढ़ा था वन डायमेंशन मोशन में कि मोशन तो होता है, वन डायमेंशन किसको बोलते हैं मेरे भाई, कि मोशन हो रहा है बट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में हो रहा है, मतलब किसी एक डायमेंशन में होता है, किसी एक एक्सिस में। ये ना कि एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में, ऐसा नहीं। वन डायमेंशन मतलब मोशन हो रहा है बट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। ये तो आप बात जानते हैं, बेहतरीन लेवल से हमने पढ़ा भी है। बात है टू डायमेंशन मोशन, 2D मोशन। नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो दो डायमेंशन में होगा। दो डायमेंशन कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि आपने सर्कुलर पार्क में आप गए होंगे, सर्कुलर पार्क में आप लोग जब सर्कुलर पार्क में आपने कभी गया होगा खेलने के लिए, घूमने के लिए, तो वहां पे जो झूला होता है, देखते हैं वो झूला, तो देखते हैं एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल आता है और एक बार वर्टिकल घुमाता है, जो उसमें छोटे बच्चे सब बैठे रहते हैं सर्कुलर झूला में। तो पहले हॉरिजॉन्टल ऐसे जाएगा, फिर आपका एक वर्टिकल ऐसे आएगा। ठीक है कि नहीं, ऐसे आपका झूला ऐसे आपका रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो दैट मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, वर्टिकल भी। अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस समझा जाए तो इसका ये मतलब हुआ, एक्स एक्सिस में भी आपका मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में भी, मतलब कहीं ना कहीं दो एक्सिस में आपका मोशन हो रहा है। जब आपका मोशन दो एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी आपका दो एक्सिस हो सकता है, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। तो जो दो एक्सिस से, जो आपका दो एक्सिस से जो आपका एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है, प्लेन जिसको हिंदी में बोलते हैं तल, तो जो दो एक्सिस से जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन। मतलब प्लेन का फॉर्मेशन के लिए दो एक्सिस का होना मस्ट है। तो इसी तरह 2D मोशन में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो एक प्लेन में होता है, एक
तल में होता है। क्यों प्लेन में होता है? क्योंकि वहां पे दो एक्सिस इन्वॉल्व रहते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। कोई भी आपका दो एक्सिस रह सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स वाई हो, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। बट 2D मोशन के लिए 2D मोशन के लिए दो एक्सिस का होना मस्ट है। और वही जो दो एक्सिस है जिसका फॉर्मेशन होता है किसी एरिया का, किसी रीजन को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, तल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्लेन बोलते हैं। तो क्या अब आपको 2D मोशन का हल्का बेस समझ में आया कि नहीं? कि 2D मोशन मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है दो डायमेंशन में, एक प्लेन में मोशन हो रहा है, एक प्लेन में मोशन हो रहा है। तो क्या अब आपको डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं? हम लोग जल्द ही आएंगे, उस पर एग्जाम्पल भी करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना है, ना कि याद करना है। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो बेहतरीन रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो बस सारे बच्चे कमेंट बिल्कुल कीजिएगा कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट, ठीक है? जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये आपका 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल। ये आपका सूर्य भैया, सूर्य मामा, यहाँ पे इसके कंटिन्यूअस चारों और आपका अर्थ कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है कि नहीं? आप बोलेगा बिल्कुल सर। तो जो मोशन हो रहा है मेरे भाई अर्थ का अराउंड द सन, तो वो क्या है? 2 डायमेंशन में मोशन है, ये एक प्लेन में मोशन है, एक ये तल में मोशन हो रहा है। क्योंकि जब वो मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल भी जा रहा है। जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून जो सैटेलाइट है अर्थ के चारों ओर अपना रोटेशन कर रहा है, तो वो भी क्या है? 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है। क्योंकि वहां पे जो मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है, एक 2 डायमेंशन में हो रहा है। और सारे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आपने अभी मैंने बोला सर्कुलर पार्क में आपने गए होंगे, जो झूला होता है, जिस झूला पे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, तो जो झूलाता है देखते हैं, जो झूला पहले ऊपर जाता है, फिर ऐसे आपको एक रेल के शेप में ऊपर गया, फिर आपका नीचे आया। तो देखते हैं कभी हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, फिर वर्टिकल होता है। तो वो क्या हो रहा है? प्लेन में हो रहा है, एक तल में हो रहा है, क्योंकि वहां पे 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल। तो वही जो 2 एक्सिस या जो 2 डायरेक्शन से जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। क्योंकि जो झूला झूल रहा है तो कभी हॉरिजॉन्टल उसका मोशन हो रहा है, फिर वर्टिकल हो रहा है। तो वही जो 2 एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है, जो एक एरिया बन रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन, तल। तो अब क्या आपको 2D मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे एक बार बताइए, 2D मोशन का आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ कि नहीं? ये सब एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, सर्कुलर पार्क में जो झूला है। फिर एक बहुत आप पॉपुलर नाम सुना, रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर ये भी एक जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रेन की टाइप पे रहता है। ये भी जो है एक खिलौना, मतलब एक बेसिकली एक एडवेंचरस चीज है। मतलब यहाँ पे आदमी गेम वे, मतलब आदमी यहाँ पे एक रेल की पटरी जैसा होता है, आदमी एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो यहाँ भी जो मोशन होता है वो भी 2 डायमेंशन का होता है, रोलर कोस्टर का, ठीक है? तो ये सब आपके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं 2D मोशन को इलिस्ट्रेट करने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है? तो क्या 2D मोशन का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 2D मोशन क्या है? क्योंकि इसमें जो भी बच्चे देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, CDS, NDA, और भी अब तो SSC में भी आने लगे हैं फिजिक्स का कुछ पार्ट, GD, CGL, HSL, इस सब में भी आपके। तो ये 2D मोशन के आपके बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो हर स्टूडेंट के लिए मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो है फिजिक्स का 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है? इसका हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो बेहतरीन लेवल से फोड़ेंगे, और हर कंटेंट में बार बार बोलता हूँ, हर कंटेंट आपका कोई भी डिफरेंस का एग्जाम हो, इसी से आपके आएंगे कंटेंट बेहतरीन लेवल से। मैं यूनिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो 2D मोशन समझ गए कि वैसा मोशन जो एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके कुछ आगे बात करें। अब हम लोग 2D मोशन को समझ गए, उसके एग्जाम्पल को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या क्या और बात हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि 1D मोशन जो हमने फिनिश किया, तो 1D मोशन क्या है, तो क्या था कि मोशन हो रहा है बट स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अपना वो डायरेक्शन नहीं चेंज करता था। डायरेक्शन कहने का मतलब है कि दो एक्सिस में उसका मोशन हो नहीं रहा था, सिर्फ एक ही एक्सिस में, किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस में वो अपना मोशन कर रहा था। बट 2D मोशन में जो मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है। फिर मैंने बोला था कि 1D मोशन, क्योंकि मैं सारा लिंक करके चलूंगा कि आपका प्रीवियस टॉपिक भी रिकॉल हो जाए, मेरा यही फंडा है कि इस लेवल से पढ़ाया जाए कि प्रीवियस टॉपिक भी लिंक आपका रिकॉल हो जाए, क्योंकि हर टॉपिक हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक रखता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि 1D मोशन मतलब ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो उसका बहुत सारा मैंने पैरामीटर बताया था। डिस्टेंस, आपको याद होगा शायद, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इतने सारे मैंने मोशन को बेसिक पैरामीटर बताया था। यहां भी जब ऑब्जेक्ट आपका 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है, तो यहां भी कुछ इसके 2D मोशन के पैरामीटर आएंगे। 2D मोशन पैरामीटर, सपोज कीजिए आपका यही आपका सर्कुलर पार्क में है, आप यहाँ पे गए, ये आप है, ठीक है। ये सर्कुलर पार्क है, मान के चलिए आप यहाँ पे हैं किसी पॉइंट पे, यहाँ से आप कंटिन्यूअस इस सर्कुलर पार्क में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलर पार्क में आप साइकिल चला रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ऐसा ही आपका एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर फील्ड आप कह सकते हो। तो जब आप इसमें मूव करोगे तो क्या क्या वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा। पहला, आप कुछ डिस्टेंस तय करोगे, दूरी। सेकेंड, कुछ आपका विस्थापन आएगा, डिस्प्लेसमेंट। मोशन हो रहा है तो इतने सारे तो पैरामीटर आएंगे। थर्ड, कुछ आप स्पीड कवर करोगे या वेलोसिटी। और फोर्थ आपका एक्सलेशन। ये तो 4 चीज मेरे भाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इतने तरह के पैरामीटर, इतने तरह के उसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकता है। वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कितना वो दूरी तय करेगा, कितना उसमें विस्थापन आएगा, कितना उसका वेग होगा, कितना उसका त्वरण होगा, ये सब तो इसका मोस्ट बेसिक होता है, चीज है। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ये सब तो चीज देखने को मिलता है। बट यहां पे 2D मोशन में सिर्फ एक ही चीज जो कि हम लोग एडिशनल पढ़ेंगे, सबके आगे एक एंगुलर वर्ड यूज करेंगे। 1D मोशन में हमने पढ़ा लीनियर, क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था। तो मैंने बोला था वहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे 2D मोशन में हम लोग यूज करेंगे एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। बात आई कि सर यहाँ पे हम लोग एंगल का क्यों यूज करेंगे, क्यों हम लोग यहाँ पे एंगुलर या एंगल शब्द यूज कर रहे हैं। ये आपको माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ या आपको स्ट्राइक किया हुआ, क्योंकि जिस तरह से हमने 1D मोशन में डिस्टेंस जाना, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है उसको डिस्टेंस कहते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड, स्पीड क्या होता है, मैं रिकॉल भी सारा कर दिया। स्पीड क्या है, किसी टाइम में आप कितना, किसी टाइम पे किस रेट से, किस स्लोनेस या किसी फास्टनेस से आप उस दूरी को तय कर रहे हो, वही आपका स्पीड बताएगा। जैसे 10 किलोमीटर को आप आधा घंटा में तय कर रहे हो,
कोई आदमी है वो 1 घंटा में तय कर रहा है, तो जो आधा घंटा में तय किया उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जो 1 घंटा में तय किया उसका स्पीड कम होगा। फिर एक्सलेशन, जितना ही आप वेग बढ़ाओगे, बाइक है, बाइक चला रहे हो 20 की स्पीड, फिर 30 40, तो क्या कर रहे हो आप उसका एक्सलरेटर बढ़ा रहे हो। तो जितना ही ज़्यादा उसमें एक्सलेटर बढ़ा रहे हो उतना ही आपके मोशन में एक्सलेशन भी आएगा। तो ये सब तो आप जानते हो, मैंने रिकॉल भी कर दिया। बात आ रही है कि सर यहाँ पे हम लोग एंगल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर, एंगुलर वेलोसिटी या आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या है सर, ये सब थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। आइए हम लोग इसको बेहतरीन लेवल से समझा जाए। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका सर्कल में मोशन कर रहा है या किसी भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे भाई, सर्कुलर मोशन। और जो सर्कुलर मोशन है वो आपका 2D मोशन का एग्जाम्पल होता है। जी हाँ, 2D मोशन में 2 मोशन पढ़ेंगे, एक आपका सर्कुलर मोशन और एक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन नाम से क्लियर है कि मोशन हो रहा है एक किसी सर्कुलर रीजन में, किसी सर्कुलर एरिया में। वो सर्कुलर पार्क भी मान सकते हो, सर्कुलर फील्ड भी आप कह सकते हो, मतलब मोशन हो रहा है एक सर्कुलर एरिया में, सर्कुलर फील्ड में। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये आपका एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ पे आप हो मेरे भाई। ठीक है, शाम के टाइम है, इवनिंग का, सोचिए इतना पढ़ लिख ले, थोड़ा चलो भाई थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, थोड़ा आपने सर्कुलर पार्क में गए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए आपने गए, थोड़ा सा जरूरी भी है, दिन भर पढ़ने के बाद थोड़ा सा हाफ एन आवर एक रिक्रिएशन के लिए जरूरी है। किसी पार्क में गए, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया, थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग सुन लिया, अपना थोड़ा माइंड फ्री हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो आप फील्ड में गए, ठीक है, आप इस पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे हो, ए से आपने मोशन स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट करते करते बी तक गए, कोई पॉइंट है बी तक। ठीक है, बी तक आप गए, बी तक आप पहुंचे, ए से आपने बी तक अपना कुछ आपने मोशन किया, कुछ भी आपने डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर 100 मीटर जो भी आपने चला, बी पे जाके आप रुक गए। अब हम लोग इसमें डिस्कस क्या करेंगे मेरे भाई कि आप ए से बी तक जब आप गए तो आपने कितना दूरी तय किया, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका कितना स्पीड है, कितना आपका वेलोसिटी है। ओके, एक बात मुझे आप बताइए, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर फील्ड में या सर्कुलर एरिया में जो ऑब्जेक्ट आपका मोशन कर रहा है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा? ये तो मैंने बोला नहीं। मे बी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या डिफर भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, जरूरी नहीं है कि यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही मोशन करें, स्पीड वेरिएबल भी हो सकता है, 10 20 30 ऐसा भी हो सकता है। यस सर, बिल्कुल सर, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैटेगरी वाइज बांटेंगे कि एक सर्कुलर मोशन आपका यूनिफॉर्म होता है और एक आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब मेरे भाई मैंने बताया था कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, एक स्पीड से हम चले। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करते, कभी 20 कभी 30 कभी 40। तो मैं बोल रहा हूं कि इस मोशन में इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है या तो सेम। मान के चल रहे हैं कि वेरिएबल ही है, मान के चल रहे हैं यहाँ पे इसका कुछ स्पीड है तो यहाँ पे कुछ और होगा, मे बी। ओके, नो प्रॉब्लम सर। फिर बात उठती है कि क्या सर सर्कुलर फील्ड में या सर्कुलर एरिया में जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है सर, क्या हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम रहेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं मेरे भाई। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है। मतलब सर्कुलर फील्ड पे हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये आप देख सकते होंगे, आप देख रहे हो हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप उसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर दो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड फिक्स कर दो कि 10 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर फील्ड का चक्कर काट रहा है, बट ये डायरेक्शन तो मेरे भाई चेंज कर रहा है। सर्कुलर फील्ड है, सीधा गया, जब टर्निंग आया तो डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब सर्कुलर फील्ड पे हर पॉइंट पे
डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे भाई इस फिगर से। तो एक बात क्लियर है, कोई भी सर्कल मोशन है, सर्कुलर मोशन, वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, या आगे हम लोग और पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल मतलब मेरे भाई किसी चीज को हम लोग हॉरिजॉन्टल घुमा रहे हैं ऐसे। एक आप ले लो पत्थर, पत्थर को आप एक स्ट्रिंग से, एक धागा से बांध के उसको आप ऐसे घुमाओ हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज दिशा से, ऐसे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। एक वर्टिकली होता है ऊर्ध्वाधर ऐसे। तो सर्कुलर मोशन दो टाइप से हो सकता है, एक आपका हॉरिजॉन्टली, एक आपका वर्टिकली। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे मेरे भाई। मेरे यहां कहने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट का हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे उसका वेग का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं मेरे भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सर। क्या मेरे भाई यहां तक किसी तरह का आपको क्यूरी है, डाउट है तो मुझे बताइए। आप बोलोगे बिल्कुल सर, नो डाउट है सर। मजा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? मजा आ रहा है तो एक शेयर कर दो और एक कमेंट कर दो प्यारा सा। और सारे ग्रुप में आज शेयर होना चाहिए, न्यू चैप्टर का आगाज है तो हर जगह शेयर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट क्लास मिस करोगे तो सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए फर्स्ट पार्ट को मिस ना किया करो मेरे भाई। हर पहला जो पार्ट होता है ये हम लोग बेसिक चीज डिस्कस करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसको कवर करने में आपको। तो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया सर्कुलर फील्ड पे, बी तक गया, हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी डिफर है। ए पॉइंट पे देख रहे हैं वेलोसिटी ये है डायरेक्शन, और बी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि ए से जब वो बी तक गया तो कितना उसमें दूरी हुआ। तो दूरी कौन होगा मेरे भाई? ये जो देख रहे हैं आर्क, चाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप, ये कितना उसने दूरी तक कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट ए से बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या ट्रिक्स बताया था कि ए से बी के बीच में जो एक सीधा रेखा जो आप खींच दो वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं वही उसका विस्थापन बताता है। तो ए और बी के बीच में जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वही उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और डिस्टेंस कौन होगा? ये आपका आर्क, जो मैंने ब्लू मार्कर से जो मैंने शेडेड किया है, ये आपका डिस्टेंस हुआ और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने दो डिफरेंट मार्कर का यूज किया है आपको समझाने के लिए मेरे भाई, ठीक है? मैं थोड़ा सा और इसको डार्क कर देता हूं कि आपको और थोड़ा सा क्लियर नजर आए। ये देख रहे हैं आर्क, सर्कल का होता है कि नहीं? सर्कल आपने मैथ में पढ़ा होगा। आर्क, चाप जिसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। ये जो आपका डॉटेड लाइन क्या बता रहा है मेरे भाई? ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल रहे हैं या ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है मेरे भाई? क्योंकि ए और बी तक जाने के लिए ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए अपने पार्टिकल को अपने पोजीशन में चेंज करना पड़ा कि नहीं? ए पे उसका पोजीशन ये है, बी में गया तो इसका पोजीशन ये हुआ। तो इस दौरान इसने कुछ पोजीशन में चेंज किया हुआ कि नहीं? तो पोजीशन में जब चेंज होता है मेरे भाई तभी ना हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। बोलोगे यस सर। तो क्या यहां तक दिक्कत है? बताओ मुझे, एक बात क्लियर करो, क्या यहां तक किसी तरह का डाउट है तो मुझे बताओ। मैं बेहतरीन लेवल से समझा रहा हूं 1D मोशन को रिलेट करते हुए। आप बोलोगे ना सर। फिर याद करो, मैंने बोला था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर, याद आ गया। जी, मैंने खूब बेहतरीन लेवल से पढ़ाया था। कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके देखो कि डिस्टेंस आपका स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वही आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड भी बताता है और आपका डायरेक्शन भी आपका बताता है। फिर मैंने बताया था, आप याद करो वेक्टर का चैप्टर में, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर वैसा वेक्टर को बोलते हैं जो सिर्फ जो पार्टिकल का पोजीशन बताता हो, वो किस पोजीशन पे अभी वो लोकेट हो। मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर के मेरे भाई क्या चीज नेसेसरी है? रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजीशन या लोकेशन तभी निकाल सकते हैं जब तक
रेफरेंस पॉइंट का पता हो। बिना रेफरेंस पॉइंट से हम लोग किसी भी पार्टिकल्स का पोजीशन नहीं बता सकते हैं, उसका लोकेशन। अभी मैं कहाँ हूं, तो मैं अपना अगर रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कह दूंगा कि आप ये भी, आप जो वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि सर रूम में वीडियो है, स्टूडियो है, मतलब वहां से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। बट अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, मान लो आप मेरे ही सिटी के हो, बिहार के किसी भी सिटी के, मान लो मेरे ही आप सिटी पटना कहीं हो या आरा कहीं हो, तो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा ना, हाँ भाई आरा में मेरा ये यहाँ घर है, इस कॉलोनी में है, इस कॉलोनी में यहाँ एक टावर है, उस टावर से आप 10 मीटर नॉर्थ आओगे तो एक पीला रंग का मकान है, वो मेरा घर है। तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं ना कि टावर है, टावर से 10 मीटर आपको नॉर्थ जाना है। तो बिना रेफरेंस से हम लोग किसी का पोजीशन नहीं बता सकते। मतलब पोजीशन वेक्टर के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट मस्ट है। यहां भी डिस्प्लेसमेंट, मैंने ये भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपका एक पोजीशन वेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये सब मैं बता चुका हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, हर चैप्टर एक चैप्टर से लिंक होता है। 2D जो है कंप्लीटली लिंक है आपका 1D से। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपका एक पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। ए से बी तक गए तो कितना पोजीशन में चेंज हुआ, तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकालते हैं। सिमिलरली यहां भी देख रहे हैं पार्टिकल का पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो यहां भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोग उसका पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ए से बी गया तो कितना उसके पोजीशन में चेंज हुआ। मैंने बताया है कि पोजीशन के लिए हमें एक रेफरेंस मस्ट है। सर्कल में रेफरेंस हम लेते हैं मेरे भाई ओ पॉइंट, मतलब उसके सेंटर से। ये आपका ड्रॉ करेंगे, उसको मिलाएंगे ओ से ए और ओ से आपका बी। ओ ए और ओ बी क्या है मेरे भाई, रेफरेंस पॉइंट है, जो बता रहा है कि ए का रेफरेंस जिस समय पे जिस पोजीशन पे ए था उसका रेफरेंस हम ले रहे हैं ओ ए, और जिस टाइम पे जिस पोजीशन पर जब वो बी था तो उसका रेफरेंस ले रहे हैं ओ से, क्योंकि हम लोग पोजीशन वेक्टर भी तो निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपका पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मस्ट है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग ये रेफरेंस लिए हैं मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन में बताने में काफी हेल्पफुल रहेगा। यस या नो, आप बोलोगे यस सर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन है ए से बी, जो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा इस पार्टिकल्स का, तो बिना रेफरेंस का हम नहीं बता सकते हैं। तो रेफरेंस मैंने बोला इस सर्कल का जो रेफरेंस होता है उसका सेंटर होता है ओ। तो ओ से मैंने ए को ज्वाइन किया, फिर ओ से मैंने बी को ज्वाइन किया। ये देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी। अब यहां भी नियम आएगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड करते हैं, और जो विपरीत दिशा में होते हैं उसको माइनस करते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारा थर्ड वेक्टर आता है जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। बोले हैं कि नहीं मैंने भाई, आप बोलोगे यस सर। ओए का पोजीशन वेक्टर है आर, क्योंकि सर्किल के सेंटर और सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट की दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसका रेडियस ही तो बोलते हैं। तो ये क्या है, रेडियल वेक्टर मानो या इसका पोजीशन वेक्टर मानो। ओए का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, r1 वेक्टर हुआ। ओबी का क्या हुआ मेरे भाई, r2 वेक्टर हुआ, है कि नहीं। ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें ए बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए से बी तक, ए से जब वो बी तक गया तो कितना उसके पोजीशन में चेंज हुआ। तो पोजीशन के चेंज के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मस्ट है। रेफरेंस पॉइंट मैंने के लिया सर्किल का ऑरिजिन, जिसको सेंटर मैंने बोला, इस ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ से बी तक ज्वाइन किया, ठीक है। ओ ए का क्या है, पोजीशन वेक्टर r1, जिसको बोलते हैं रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पे जो हम लोग पॉइंट लेते हैं, फिर उसके बीच की जो दूरी उसको बोलते हैं क्या, रेडियस। तो ये आपका r1 वेक्टर हुआ, ये आपका r2 वेक्टर हुआ, जिसको आप रेडियल वेक्टर बोलो या पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। ओके, ये देखिए ओ ए बी एक ट्रायंगल हो गया। देखिए मैं इधर बना रहा हूं, मैं डायरेक्शन देखिएगा, एरो का डायरेक्शन काफी देखिएगा। ये आपका ओ है, ये ए है, ये बी है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल छोटा सा मैं नीचे बनाया हूं, क्या
बेहतरीन लेवल से समझे। वो एक क्या मेरे भाई R1 वेक्टर है, वो भी R2 वेक्टर, हमें ए बी निकालना है ना, ए से बी तक जब हो गया तो उसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ, डेल आर निकालना है। डेल आर क्या बता रहा है, उसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ, जिसको मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस या नो? ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने यहां से मार्क आउट किया, ये क्या है, ए और बी के बीच में कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना उसके पोजीशन में चेंज हुआ, वही तो हम निकाल रहे हैं ए बी। डिस्टेंस पे भी हम लोग आएंगे, अभी हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ए से बी के बीच में। यहाँ पे देखिए आप ट्रायंगुलर लॉ यूज कीजिए, दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है उसको ऐड कीजिए और जो थर्ड वेक्टर विपरीत दिशा में उसको माइनस कीजिए। देखिए दो वेक्टर का देखिए डायरेक्शन, देखिए ओ ए वेक्टर और आपका ए बी वेक्टर का देखिए डायरेक्शन सेम है, एरो देखिए आप, एरो। तो R1 वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। क्योंकि मैंने बोला कि दो वेक्टर अगर सेम दिशा में है तो उसको ऐड कीजिए और जो विपरीत दिशा में उसको माइनस कीजिए। तो R1 प्लस डेल आर वेक्टर माइनस करते हैं R2 वेक्टर इक्वल टू 0 करते कि नहीं, मैंने क्या किया कि माइनस R2 को इधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया R2 वेक्टर। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आया कि नहीं? ट्रायंगुलर लॉ से हमने यूज किया मेरे भाई। देख रहे हैं कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, देख रहे हैं कैसे वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया मेरे भाई। अब क्या मेरे भाई हम लोग नहीं लिख सकते हैं डेल आर वेक्टर इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर? लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? बोलो बोलो मेरे भाई, मैं लिख सकता हूं कि नहीं मेरे भाई, बता दो। आप बोलोगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। सर आइए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, यहां तक हम नोट डाउन कर लीजिए। बेहतरीन लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? आराम से चल रहे हैं, बेहतरीन लेवल से, सिलेबस भी आपका टाइमली आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास काफी स्लो से जाता हूं, मैं फर्स्ट क्लास नहीं हर क्लास में हर कॉन्सेप्ट को काफी बेबारीकी से आपके साथ डिस्कस करता हूं मेरे भाई। आइए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा जाए, मैंने क्या लिखा, डेल आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यस या नो? आप बोलोगे यस सर। ट्रायंगुलर लॉ से क्या हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मेरे भाई मैग्नीट्यूड निकाला था, अब उसका फॉर्मूला आप कमेंट कीजिए। डेल आर वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। R1 स्क्वायर प्लस R2 वेक्टर स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2 cos थीटा। आया था कि नहीं मेरे भाई? ये R1 R2 क्या है, मैग्नीट्यूड है R1 R2 वेक्टर का, ठीक है? ये आया था कि नहीं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? आप बोलोगे बिल्कुल सर। इस फिगर से मुझे ये बताओ, क्या हम लोग R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल ले सकते हैं कि नहीं मेरे भाई R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड से? ये कैसे हो गया सर? अरे सर्कल का सेंटर और सर्कमफेरेंस की जो किसी पॉइंट पे जो दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। तो क्या रेडियस जो होता है R1 है या R2 है, मतलब सर्किल के जितना भी हम लोग रेडियस बनाए R1 R2, क्या वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं कि नहीं मेरे भाई? हम ये तो प्रॉपर्टी है सर्किल का कि रेडियस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। इक्वी डिस्टेंट होते हैं मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है सारे रेडियस के बीच की दूरी। इसी तरह से जो पोजीशन वेक्टर R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका इक्वल होगा R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे हम R2 की जगह पे क्या R1 आप लिख सकते हैं? नहीं, आप लोग बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो आइए आप इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। R1 स्क्वायर प्लस R2 की जगह मैं R1 लिख रहा हूँ प्लस 2R1 का स्क्वायर cos थीटा। R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर 2R1 स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर cos थीटा। 2R1 स्क्वायर आप कॉमन लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा बचेगा कि नहीं? मैंने अंदर में 2R1 स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब आप इधर आओ, अंडर रूट
2r1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई? आप लोग 11 12 क्लियर पास करके आओ, टेक्निकल स्टूडेंट हो, ग्रुप एक्स उसका जीडी के एनडीए के, तो ये बेसिक जानते होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 4r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका हो गया, यस या नो? छोटा सा मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आपको। 4r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है मेरे भाई। अब क्या है, मैं जो थोड़ा सा रफ करना चाह रहा हूं, अब हम लोग डेलर वेक्टर इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें क्या आया, अंडर रूट 4r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 का अंडर रूट 2r1 का स्क्वायर r1 कॉस थीटा बाई 2 आपका हो जाएगा 2r1 वेक्टर 2r1 कॉस थीटा बाई 2। मतलब डेलर वेक्टर इक्वल टू मिला 2r कॉस थीटा बाई 2, r1 2r1 कॉस थीटा बाई 2। मतलब पार्टिकल जो अपना पोजीशन चेंज किया ए से बी तक जाने के लिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू आया डेल आर, वो आया आपका 2r1 2r cos थीटा बाई 2। कितना आया, 2r cos थीटा बाई 2 आपका आया है, ठीक है। तो ए से बी तक आपका जब पार्टिकल जब पोजीशन जब आपका ए से बी तक जब आपका पार्टिकल्स ए से जब वो बी तक पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का कितना वैल्यू आया डेल आर, 2r cos थीटा बाई 2, 2r cos थीटा बाई 2। क्या ये आपको फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? मैं ये फॉर्मूला क्यों बताया हूं, अभी उसका यूज भी बताऊंगा, और इसका इंप्लीमेंटेशन फॉर्मूला का कहां पे यूज होता है, किस क्वेश्चन पे होगा। तो पोजीशन वेक्टर आया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू 2r cos थीटा बाई 2, 2r cos थीटा बाई 2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू आया जब पार्टिकल ए से बी तक जब गया। तो ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। अगर सिमिलरली पूछा जाता कि ए से बी तक जब वो गया तो कितना उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो सेम होता है डेल वी वेक्टर इक्वल टू 2v1 cos थीटा बाई 2। अगर कोई पूछता कि ए से बी के बीच में कितना उसका वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो सेम इसी तरह हम लोग निकालते हैं, और यही आपका फॉर्मूला बनता है 2v1 cos थीटा बाई 2। तो क्यों हम लोग वो अब सारा प्रोसेस करेंगे, जब हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब हमने वैल्यू फॉर्मूला निकाल ही दिया है, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं डेल आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो चेंज हुआ, डेल भी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, वहां पे आर के जगह पे भी आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला का कहां पे यूज होता है, कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे। और ठीक है मेरे भाई, बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर अभी तो हमने एक और चीज निकालना है, उसका डिस्टेंस। ए से जब बी तक गया तो वो उसका क्या डिस्टेंस हुआ। सिर्फ एक वर्ड के लिए मैंने आपको इतना समझा रहा हूं, क्यों सर हम लोग एंगुलर मोशन 2D मोशन में क्यों हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये तो अभी हमारा सिंपल चल रहा है। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या हुआ, लिनियर डिस्प्लेसमेंट है। जाहिर से आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है सर्कुलर फील्ड में, बट हम लोग जो उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं वो क्या है, ए से बी तक निकाल रहे हैं ना। तो अभी तक तो कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट आया नहीं, सिंपल निकाल रहे हैं, चेंज इन पोजीशन से लेकर उसको मतलब उसी से सॉल्व कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर से। तो मतलब यहां भी आपका 2D मोशन भी 1D मोशन का वैल्यू, हम लोग 1D मोशन का जो वेरिएबिलिटी थे वो सब यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये तो हम लोग सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकाला, डेल आर इक्वल टू 2r cos थीटा बाई 2, चेंज इन पोजीशन वेक्टर।
अब आइए आगे देखा जाए इस फॉर्मूला का कहां कहां यूज है। ऐसा इस फॉर्मूला पे आपकी एग्जाम में एक बार एयरफोर्स में 2 क्वेश्चन आया था, एक बार कोस्ट गार्ड में भी आया था मेरे भाई। सपोज कि देखिए मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, ये सर्कल है, इस सर्कल में ए से हम अपना पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, बी तक गया। सपोज दैट ए पे उसका वेलोसिटी ये है, बी पे इसका वेलोसिटी ये है। तो कोई पूछेगा कि ए से बी तक जाने पे कितना उसका डिस्टेंस होगा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ए से बी तक ज्वाइन कर दो, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यस या नो? ए से बी तक कितना उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया, ये पूछना चाह रहा है। मतलब डेल आर पूछ रहा है मेरे भाई, डेल आर पूछ रहा है कि ए और बी तक पहुंचने तक उसमें कितना पोजीशन में चेंज हुआ। डेल आर वेक्टर बताइए, तो कैसे निकलेगा? 2r sin थीटा बाई 2। आपको दे देगा कि सर्किल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं ए से बी के बीच में कितना एंगल, क्योंकि देख रहे हैं साइन थीटा बाई 2 है ना, थीटा क्या एंगल है। तो आप ए से बी तक आप सेंटर से ही ना एंगल लोगे, ए से बी तक कितना आप एंगल बना रहे हो, देख रहे हो 180 डिग्री का बना रहे हो कि नहीं, ए से बी तक 180 का। तो थीटा का जगह पे आपका 180 होगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 5 साइन 180/2 कितना हुआ, साइन 90 इक्वल टू 10 आपका हो जाएगा पोजीशन में चेंज। डेलर वेक्टर का ये वैल्यू आया, डेलर वेक्टर का ये आपका वैल्यू आया 10 मीटर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर जब पार्टिकल ए से बी तक गया। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हमको नहीं याद है, इसको सॉल्व करने का 2 टाइप से, एक तो ये टाइप से फॉर्मूला पर जो अभी हमने पढ़ा, सेकेंड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे भाई। अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक गया, सिंपल मैं पूछता तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप बोलिएगा सर ए से बी तक गया, तो देख रहे हैं कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना हो रहा है। तो ये तो एक हमने फॉर्मूला से निकाला, एक हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए से बी तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना पोजीशन में चेंज हुआ। तो मैंने बोला था, ठीक से बताया था कि उसके बीच में आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वही उसका वैल्यू बताएगा। तो ए से बी तक जो हम लोग स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किए मेरे भाई, क्या ये सर्किल का डायमीटर नहीं बन रहा है? वो लोग अरे सर हाँ, ये तो सर्किल का डायमीटर बन रहा है। रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, 10 सेंटीमीटर। बताओ, 2 तरीका से मैंने बता दिया। एक फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला आपका हर केस में 100% अप्लीकेबल रहेगा, बट ये जो ट्रिक्स है ये कभी फेल भी हो सकता है। ए से बी तक गया, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं बहुत ये डिसेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे देख रहे हैं एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये सब कोई नहीं बता पाएगा, ये हाई लेवल का नॉलेज है। थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं तब जाके ना आपका रहा है। ये तो आपका एक बेसिक जनरल क्वेश्चन हुआ ना कि ए से बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में, वही उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो देख रहे हैं ए से बी क्या हो रहा है, एक सर्किल का डायमीटर बन रहा है, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, तो 10 सेंटीमीटर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको यूज करोगे, दोनों मैंने आपको बता दिया, जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन हो सकता है, ए से यहां पर गया बी तक इस पॉइंट पे, तो कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, यहां पे हम पूछ सकते हैं कितना उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हो सकता है। दिया हुआ है कि वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी तक हम जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर ए से बी तक जा रहे हैं तो कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, तो डेल भी कितना हो जाएगा 2 इंटू भी साइन 90/2 साइन 45 इंटू 1/√2, तो आपका हो जाएगा जो वैल्यू हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में ए से बी तक जाने के लिए
कितना हमारे वेलोसिटी में चेंज होगा, तो होगा 2v sin θ/2। यहाँ पे हम लोग कोई भी जनरल यूज नहीं कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर के लिए फॉर्मूला ही यूज हम लोग कर सकते हैं। ए से बी तक हमें पोजीशन वेक्टर का भी चेंज पूछ सकता था चाहता तो, अगर दिया रहता ए से बी तक बताइए कितना पोजीशन में चेंज हुआ। ए से बी तक तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, तो स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ किए तो हमारा इसका वैल्यू मालूम चाहिए, इसका वैल्यू, तब ना हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते थे हाइपोटेनस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ पे ये रूल फेल हो जाता है, ये सिंपल फॉर्मूला कि ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात सही है, बट हर क्वेश्चन में हम लोग ये रूल नहीं लगा सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपका मोस्ट 100% हर क्वेश्चन में ये सटीक बैठेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए। आप यहाँ पे खुद देखें, ए से बी तक गए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए। स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किए तो बेसिकली एक आपका ये ट्रायंगल बन गया, अगर सेंटर से उसको अगर ज्वाइन करें तो ट्रायंगल बन गया। एक बेसिकली आपका पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके लिए फिर यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता, या आपका हमें ये निकालना है मतलब h, तो h स्क्वायर = p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाते हैं, तो उसके लिए हमें इसका लेंथ मालूम करना पड़ता, फिर इसका लेंथ, तो काफी झमेला होता, तब जाके हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता। बट अगर यहाँ पे दिया रहता रेडियस का वेक्टर, रेडियस का वैल्यू 10 मीटर और हमें एंगल मालूम है 90 डिग्री, तो हम लोग इजिली निकाल लेते हैं 2r sin θ/2 से। तो क्या ये फॉर्मूला मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, मुझे एक बात आप बताइए। बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप फटाफट पहले नोट डाउन कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, डाउट है तो आप पूछिए। ये क्लियर? एनी डाउट? बेहिचक आप पूछ सकते हो मेरे भाई, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप आजाद हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो। फालतू बात नहीं, पढ़ाई के रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो चैप्टर में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, ठीक है? नहीं कि इधर उधर का मैटर का सवाल हो जाए, ये सब नहीं। वो सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे एक दिन, जब फ्री हो जाएंगे तब, सिलेबस जब आपका फिनिश हो जाएगा तब, ठीक है? संडे का क्लास लगेगा, ये सब इधर उधर का बात करने के लिए। अभी सिर्फ फोकस ऑन स्टडी। आइए हम लोग उस फिगर पे जो वर्क कर रहे थे, अब मैं फिर से उस फिगर को बनाना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि हमें उसका एक और चीज निकालना बाकी था, उसका डिस्टेंस। हम लोग यही बात कर रहे थे मेरे भाई, ए से जब वो बी तक गया, ये आपका वो ए वेक्टर r1 वेक्टर, वो भी r2 वेक्टर, ये आपका हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। ए से बी बीच में कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको बोल सकते हैं डेल आर वेक्टर, कितना है आपका 2r sin θ/2। क्या हम लोग इसको कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्म वैल्यू 2r sin θ/2 इस मोशन में। फिर हमें डिस्टेंस भी निकालना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हमने कैलकुलेट किया डॉटेड लाइन से। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, ये जो आर्क, जिस डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जिस पाथ पे वो चला उस पाथ का लेंथ। तो इसी पाथ में चला है, जिस लाइन से देखिए मैं मार्क कर रहा हूं ऐसे, ए बी के पाथ पे चला है, तो उसका जो लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस कवर होगा। तो देखिए जब ये आपका सर्किल का आर्क होता है, मैथ में फॉर्मूला होता है थीटा = L/R, वेयर L क्या है आपका लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क का लेंथ, और ये आर क्या है सर्किल का रेडियस, ये सर्किल का रेडियस। थीटा क्या है मेरे भाई कोण, कोण। अब आया एंगल वर्ड यूज, क्योंकि जब मेरे भाई ये ए से बी तक जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसी एंगल से भी तो मूव कर रहा है। एक तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया, और अब आगे जाके हम लोग कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल वर्ड यूज कैसे हुआ, ऐसे ही जब वो
ए से बी तक जा रहा है तो किसी ना किसी कुछ एंगल से तो भी जा रहा है। एक आपका ये हुआ, एक ये लाइन और एक आपका ये लाइन, तो दो लाइन से मिलकर ही ना एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ए से बी तक गया तो कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है, कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तो वही एंगल को बोलते हैं हम लोग, उसका कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं मेरे भाई। अब समझ में आया कि एंगल वर्ड क्यों यूज करते हैं इस 2D मोशन में? क्योंकि जब वो ए से बी तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ वो एंगल्स बनाकर ही मूव कर रहा है, वही एंगल उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब समझ में आया लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जो हमने अभी निकाला, इसमें एंगल का कोई यूज नहीं था। यहां भी देखिए फॉर्मूला में एंगल आया है, डेल आर वेक्टर इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। क्योंकि 2D मोशन पर है तो एंगल का जिक्र आएगा ही। आपने देखा जो हमने एक एग्जांपल लिया, ए से बी तक जब हो गया, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट था, तो मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि ए से बी तक गया तो कितना एंगल बना, तो आपने बोला सर 180 डिग्री। तो 2D मोशन पर है तो एंगल का जिक्र आएगा ही आएगा। जब एंगल वर्ड यूज कर दिए तो उसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। कितना एंगल बनाकर आप मूव किए, कितना एंगल बनाकर आपने अपना पोजीशन चेंज किए, वही आपका कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है, तो अब आइए अपने पॉइंट पे, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई? मतलब ए बी डिस्टेंस कहने का मतलब है कि उस लेंथ ऑफ द आर्क, उस आर्क का कितना लेंथ है, वही आपका डिस्टेंस का वैल्यू आएगा। तो थीटा इंटू आर, यही आपका डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। यस या नो मेरे बताइए। जब पार्टिकल ए से बी तक मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया, थीटा आर आया। थीटा क्या है? थीटा क्या है? कोणीय एंगल, एंगुलर आप बोल सकते हैं, कितना एंगल बनाकर वो ए से बी तक गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आर क्या है आपका? रेडियल है, रेडियस है सर्किल का। यही आपका डिस्टेंस हो गया, जो कि आर का लेंथ है, जिसको मैंने इस फॉर्मूला से बेहतरीन लेवल से अब हम लोग इसको लिखा थीटा इंटू आर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हमें कैलकुलेट किया? 2r sin थीटा बाई 2 ड्यूरिंग ए टू बी मोशन। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? ये दोनों फॉर्मूला, ए से बी तक जाने में कितना उसका डिस्टेंस होगा, क्या थीटा है, थीटा का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं 2D मोशन में। मैंने हर टॉपिक को 1D से मेरे भाई रिलेट करते हुए चला हूं, शुरू से ही, अपने फर्स्ट क्लास से ही। मतलब जब से मैं ये 2D मोशन स्टार्ट किया हूं तब से मैं 1D मोशन का हर पैरामीटर को 2D से लिख करके चल रहा हूं। अगर मैं चाहता तो ये फॉर्मूला को डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट डायरेक्ट लिखने में वो मजा नहीं आता आपको, इसीलिए मैंने इतना आपको समझाया, इतना फिगर बताया, इतना बेहतरीन लेवल से आपको मैंने डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, अब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेरे भाई अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोणीय विस्थापन, ये जो थीटा है यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे भाई? कि जिस एंगल से आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो ए से बी तक जाने के लिए, तो जिस एंगल से आप मूव कर रहे हो, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो वही आपका कोणीय विस्थापन होगा, वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, थीटा से जिसको हमने डिनोट किया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां से लिख सकते हैं, डिफिनेशन, कितना एंगल बनाकर आप सर्किल में मूव कर रहे हो, किसी भी सर्कुलर एरिया में अपने कितना एंगल बनाकर आप इस सर्कल में, इस सर्कुलर पार्क में आप मूव कर रहे हो, वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कितना एंगल बनाकर, कितना एंगल से आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, वही आपका कोणीय विस्थापन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन आप समझ गए। अगर आपका फॉर्मूला लिखना तो यही हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर।
इसका यूनिट की बात की जाए तो मैंने बताया था पॉइंट में लिखवा कर, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को आप खोलिएगा उसका नोट्स, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 2D मोशन में और क्लियर करूंगा, आज मैंने क्लियर कर ही दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है क्या, रेडियन, बट इसका डायमेंशन नहीं होता है। ये मैंने बता ही दिया था। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है मेरे भाई, एक ज्योमेट्रिकल टर्म है किसी का। एंगल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल टर्म है जो दो लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो बताता है, और दो क्वांटिटी किस पोजीशन पर है उसका भी वो इंफॉर्मेशन देता है। देख रहे हैं आप, ये OA है, R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फर्स्ट, ये आपका OB वेक्टर है। तो कहीं ना कहीं इसका पोजीशन भी तो बता रहा है, हम इसी के ना हेल्प से बता रहे हैं, इसी के ना थीटा का ना ये हेल्प से हम इसका पोजीशन वेक्टर के चेंज की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो एंगल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल टर्म है जो कि एंगल तो बताता ही है, साथ में दो लाइन का पोजीशन वेक्टर भी बताता है, उसका लोकेशन भी बताता है। इसीलिए ये इसका यूनिट होता है रेडियन। हालांकि इसका यूनिट भी नहीं है रेडियन, अगर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए तो बेसिकली इसका यूनिट नहीं है रेडियन। रेडियन क्या कर रहा है, इसका एक बता रहा है, इसका रेडियन क्या है, एक इसका आइडेंटिफिकेशन है, इसका पहचान है। कैसे हमारा पहचान, हमारी आधार कार्ड होता है, सिमिलरली इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पहचान है क्या, रेडियन, जो कि एंगल का मेजरमेंट बता रहा है। अगर हम लोग इसको कुछ नहीं लिखे तब तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला कि इसका चुपचाप एक यूनिट रख दो, रेडियन, क्योंकि अगर हम लोग इसका रेडियन नहीं रखेंगे तो इसको मेजर किस में करेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा इसको मेजर कैसे करेंगे। तो इसीलिए इसका रेडियन क्या है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो आज के क्लास हम लोग इसी के साथ मेरे भाई डिस्कस करेंगे। कल हम लोग और आगे पढ़ेंगे, अपने क्लास को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा रिवाइज करके आइएगा। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू जोश के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट के साथ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जाते जाते वीडियो को कमेंट करते जाइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।